तो जो लोग अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आज ही पहली बार, तो प्लीज़ जो है एक क्लास के बाद, इस सेशन के बाद 20 मिनट 10 मिनट का बीच में गैप होता है। वो ऑटोमेटिक जो है हम दोबारा क्लास इनिशिएट नहीं कर सकते तुरंत जूम मीटिंग में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बीच में वेट कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, 40 मिनट के बाद। और बाकी लोग प्लीज़ वीडियो जो है बंद कर लीजिए, वीडियो बंद कर रखिए सब लोग। थैंक यू। ओके, मैं बात कर रहा था की टेस्ट। ओके, तो की टेस्ट ये मतलब जैसे मान लीजिए दो ग्रुप है, उनके दो ग्रुप का हम मीन निकालते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि बेसिकली उसमें क्या स्टैटिकली कोई डिफरेंस है कि नहीं है दोनों मीन में, दो दो ग्रुप का। कंडीशन आपकी होती है सैंपल, जहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल 30 से कम रहते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन होता है, पॉपुलेशन दैट शुड बी वेरी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सैंपल मस्ट बी रैंडम। इसमें आपका सिंगल टी टेस्ट है, जिसको बंड सैंपल टेस्ट बोलते हैं, जिसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं सैंपल मीन को। जैसे कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कुछ मीन होगा, निकाल लिया। इसमें से मान लीजिए आपने 10 सैंपल निकाले, इसका आपने मीन निकाला। फिर आप चेक कर रहे हैं कि ये जो मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है क्या एक जैसा है कि नहीं है। उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग टेस्ट यूज करते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मीन, बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल। क्योंकि चूंकि पूरे के पूरे पॉपुलेशन का आप एसेस नहीं कर पाएंगे, तो कुछ सैंपल आप ले लेते हैं, उसमें रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे और उसका मीन निकालेंगे, फिर आप चेक करेंगे, है ना। तो वहाँ पर हम सिंगल टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, इसमें दो प्रकार का होता है। एक तो आपका पेयर्ड होता है, एक अनपेयर्ड होता है। पेयर्ड का मतलब हुआ कि दो जो सैंपल आप ले रहे हैं वो एक ही टेस्ट, एक ही मतलब पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन एक ही उसमें उससे आपने दो सैंपल निकाले और उनका आप जो है उनमें हम लोग पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं। कि जो मीन निकलेगा दोनों सैंपल्स का वो एक ही पॉपुलेशन के, दैट इज अ पेयर टी टेस्ट। अनपेयर्ड का मतलब होता है कि पॉपुलेशन डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग पॉपुलेशन होगी, और दोनों सैंपल्स के मीन जो निकलेंगे वो अलग अलग पॉपुलेशन के होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। वन वन सैंपल टी टेस्ट का मतलब होता है कि एक आपका जो मीन निकालते हैं सिंगल ग्रुप का, नॉन मीन मतलब पॉपुलेशन का मीन दिया रहता है। वहाँ पर पेयर्ड का मतलब होता है कि आपके पॉपुलेशन एक ही है और जो सैंपल आप ले रहे हैं वो अलग अलग सैंपल है, उनका मीन उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। और अनपेयर्ड में या उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें आप कंपेयर करते हैं मीन जो कि दो डिफरेंट ग्रुप के होते हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन होती है, उन दोनों का अलग अलग मीन निकलेगा, उसको हम कंपेयर करते हैं। इज देयर डिफरेंस बिटवीन दिस टू मीन और नॉट। वहाँ पर हम लोग अनपेयर्ड या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करते हैं। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है जेड टेस्ट, जी टेस्ट बोलते हैं। जहाँ पर पॉपुलेशन की सॉरी सैंपल साइज जहाँ पर 30 से ज़्यादा होती है वहाँ, और एच डी दिया रहता है, पॉपुलेशन का एच डी दिया रहता है, वहाँ हम लोग जेड टेस्ट यूज करते हैं। बाकी प्रोसेस सेम ही है, जैसे आपका टी टेस्ट होता है ऐसे जेड टेस्ट होता है। फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा, बाकी उसी प्रकार का। इसमें सभी क्या पॉपुलेशन सर नाउन होती है जी टेस्ट। बोल रहे हैं? पॉपुलेशन नाउन होती है इसमें। हाँ, वो मैंने पता बताया होता है था। पॉपुलेशन का कितना। पॉपुलेशन नहीं, उसमें पॉपुलेशन का जो एच डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वो नॉन होता है। पॉपुलेशन तो नॉन होगा ही ना, स्टैंडर्ड डेविएशन हम यस सर, डाल। यस सर। क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया रहता है। अब चूंकि यहाँ पर टाइम नहीं है, नहीं तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा के बताता तो समझ में आ जाता। तो उसमें एच डी दिया रहता है ना। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। here we compare sample mean with the that of the population mean। पॉपुलेशन का मीन रहेगा, चूंकि यहाँ पर पॉपुलेशन जो सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग जेड यूज कर रहे हैं, जी टेस्ट बोलते हैं, जेड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस मीन। ये आपका सैंपल मीन होता है, ये आपका पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन का मीन होता है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है पॉपुलेशन का, सैंपल साइज, इस प्रकार से फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट है आपका एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में क्या होता है कि जो दो नॉर्मल पॉपुलेशन वेरिएंस होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, whether these two population have the same variance or not। ठीक है,
एफ टेस्ट का इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, एफ वैल्यू निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई टू स्क्वायर, दोनों अलग अलग वेरिएंस होते हैं। तो सिग्मा निकालने की मतलब कैसे निकालते हैं पता ही होगा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। ओके, तो वहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं सैंपल वेरिएंस को। ठीक है, रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, दैट इज द एफ टेस्ट। आई डोंट नो, वैसे फॉर्मूले तो आते नहीं एग्जाम में, अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा अगर याद रहेगा तो आप मार्क कर पाएंगे। अब क्योंकि टाइम उतना नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा डिटेल में बताता तो और समझ में आता, बट एटलीस्ट रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना। यू टेस्ट जो है, इसको मैन विटिन टेस्ट बोलते हैं, जो कि हेनरी मैन एंड डोनाल्ड विट्टी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। काई स्क्वायर टेस्ट कार्ल पियर्सन के द्वारा बनाया गया। टी टेस्ट जो है ये विलियम सेली पॉजिट के द्वारा, WS पॉजिट बोल सकते हैं सिंपल। जेड टेस्ट जो है एरिक लेमैन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। एफ टेस्ट जो है विच इज द नेम वाज कॉइन्ड बाय द जॉर्ज W स्नेगडोर इन द ऑनर ऑफ डोनाल्ड फिशर, इनके ऑनर में इन्होंने जो है एफ टेस्ट को बनाया। तो इसी वजह से उसके ऐप से आता है इसका मतलब फिशर एफ टेस्ट, लेकिन बनाया कॉइन किया गया था इनके द्वारा। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आता है, नाम में स्पेशली आ जाता है, कभी कभी लिस्ट आ जाता है, लिस्ट में लिस्ट हुए, यहाँ पर लिखा होगा एफ टेस्ट डी टेस्ट, यहाँ पर नाम लिखे होंगे किसके द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अनोवा, सॉरी अनोवा बिल्कुल, ये सर रोनाल्ड फेसर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। दिस द एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, ऐसा क्यों है एनीबडी? अनोवा मतलब द वन वे अनोवा ऑफ वेरिएंस, जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट इसमें तीन से वेरिएबल, अधिक होते हैं सर। ठीक है, ज्यादा वेरिएबल जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग अनोवा टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, एक मेन डिफरेंस होता है, एक तो आपका वन वे अनोवा होता है, एक टू वे अनोवा होता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? वन वे में आपका वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और टू वे अनोवा में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है बताइए कोई। हम्म, देखिए, जो भी वेरिएबल दिए रहेंगे ना, कैटेगरी वेरिएबल रहते हैं, उनके बीच में एसोसिएशन को हम देखते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक वैल्यू आपकी दी रहती है क्वेश्चन के अंदर, इसको ऑब्जर्व वैल्यू जो होती है, जो क्वेश्चन में दी रहेगी, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था डाइस का, डाइस को हम उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1/6 हुई, उस प्रकार से हम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं। और ऑब्जर्व वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दी रहती है जो भी है, तो हम चेक कर पाते हैं उससे कि वास्तव में अब ये डाइस है वो सही है, फिर डिफेक्टेड नहीं है, टूटी तो नहीं है, उसको देखने के लिए मतलब बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, एसोसिएशन चेक कर रहे हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट वेरिएबल है दोनों, हम देख रहे हैं कि काई स्क्वायर उसमें कितना वैल्यू आएगा। अगर हायर वैल्यू आ रहा है, हाई डिफरेंस आ रहा है, मतलब काई स्क्वायर हाई होगा। लोअर डिफरेंस आएगा तो कम होगा, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो काई स्क्वायर जीरो होगा। ओके, तो ये टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी भी होता है, होमोजेनिटी को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर्मूला इसको थोड़ा ध्यान ध्यान कर लीजिए एग्जाम में, अगर आएगा तो कुछ। ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ऑब्जर्व वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई आई का मतलब होता है वैल्यू, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप डालें पुट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए डाइस का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो उसमें 1 से लेकर 6 को भी आ सकता है। तो चूंकि यहाँ आप जब वैल्यू निकालेंगे तो 6 बार निकालना पड़ेगा, इसलिए आई लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, नेक्स्ट है पियर्सन कोरिलेशन। ये बहुत आसान है। जब कोरिलेशन, देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी पॉजिटिवली उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। ये तो फिक्स प्रोपोर्शन, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका अगर एक वेरिएबल पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। ओके, इन विद द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसी प्रकार से। तो आपका नेगेटिव, हाँ जी, तो कुछ बोला। जीरो कोरिलेशन मतलब होता है कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल के बीच में, सिंपल।
क्वेश्चन है, आप लोग लगा लेना, रिग्रेशन कोरिलेशन लिखा हुआ है, हम बात करेंगे। हाँ, कोरिलेशन आपका -1 से +1 के भी बीच में होता है। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक है, वो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, वैसे आपको पता सबको होगा ही। कोरिलेशन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यूनिट 9 में देखो, यूनिट 9 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली वो डिजीज को लेकर के आते हैं, डिसऑर्डर को लेकर आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर। ओके, तो उसमें, हाँ ओके, तो मेडिकल सोशल वर्क जनरली हम लोग यूनिट 9 है उसमें पढ़ रहे होते हैं। और जहाँ पर ये सब मेंटल इल हेल्थ क्या होता है, मेंटल एबनॉर्मलिटी क्या है, मेंटल इलनेस क्या होती है, ये सभी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो मेंटल इलनेस में जनरली दो कैटेगरी होती है, दो टाइप का होता है। और मेंटल इल हेल्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि कहीं ना कहीं किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव, जिसको हम संज्ञानात्मक बोलते हैं, या सोशल या इमोशनल एबिलिटी को कम करती है, उसमें इंटरफेयर करती है, उसको बोलते हैं हम मेंटल इल हेल्थ। ओके, जैसे कोई पर्सन कुछ काम कर रहा है तो वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा सही से, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं उसके डे टू डे एक्टिविटी लाइफ में, या कुछ भी वो काम कर रहा है, कुछ इमोशनली जो उसकी एबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगा। तो ये दो प्रकार की होती है जनरली। एक तो होता है कॉमन, जैसे किसी को एंजाइटी है तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा, सही से मन से पढ़ नहीं पाएगा, किसी को डिप्रेशन है, तो ये सभी प्रकार की जो स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इंटरफेयर करती है इंडिविजुअल की गतिविधि में या उसकी एक्टिविटी में, एबिलिटी में, उसको मेंटल इल हेल्थ बोलते हैं। तो उसकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है आपकी कॉमन, दूसरी होती है सीवियर टाइप। कॉमन का मतलब होता है इन जनरली जो आम लोगों में ना 90% लोगों में हो सकती है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए होता है। जैसे एंजाइटी है तो सभी को एंजाइटी होती है, एग्जाम में कल तो थोड़ा बहुत सबको रहता है एंजाइटी। डिप्रेशन कुछ समय के लिए होता है, या फोबिया जो होता है तो, ठीक है, तो आपका कॉमन टाइप में आ जाता है। दूसरा होता है सीवियर टाइप। सीवियर का मतलब है गंभीर। गंभीर का मतलब है कि उसका सीवियरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और लंबे समय से, मान लीजिए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल से है, तो वो कैटेगरी आएगा सीवियर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये नोट करिए, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। अब कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के अंदर जो है, जो प्रेवलेंट अमंग जो जनरल जो होती है सीएमडी में, आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोमेटिक डिसऑर्डर है, और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। कोई भी पर्सन जिसको डिप्रेशन होगा, ओके, बहुत ज़्यादा उसको रिटायर्ड फील होगा, काइंड ऑफ बोल सकते हैं बहुत ही कमजोरी से, बोल सकते हैं एनर्जी नहीं रहेगी पर्सन के अंदर, सोचने समझने में दिक्कत होगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा सही तरीके से, फटिगनेस रहेगी, ठीक है, किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो डिप्रेशन का ही बोल सकते हैं सिम्टम्स होते हैं। ओके, मूड अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़, एपेटाइट कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है, ये सभी के सभी सिम्टम्स डिप्रेशन के होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं चिंता विकार। एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए बहुत सारे। देखिए, एंजाइटी सभी को होती है, पता है क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा सोचना, कम सोचना, या चीज़ों पर कंट्रोल ना होना। ओके, एक डर रहता है, या कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, हाइपरवेंटिलेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रैपिड ब्रीथिंग हो सकती है, हेडेक होती है, स्वेटिंग होती है, पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, ये सभी के सभी सिम्टम्स आपके एंजाइटी डिसऑर्डर के हैं। इसमें तीन कैटेगरी होती है आपकी। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि जनरली आपको अभी कल एग्जाम में थोड़ा फियर रहेगा, एंजाइटी रहेगी, तो वो आपका जनरलाइज में आ जाएगा। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि सडन, अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू समथिंग कुछ हो जाता है, तो वो आपका पैनिक डिसऑर्डर कहलाता है। क्योंकि जैसे आप बैठे हैं, अचानक से कुछ आसपास सांप आ जाए, स्नेक आ जाए, तो वो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर कहलाएगा। कुछ भी समथिंग जो अचानक से घट जाती है घटना, वो आपकी पैनिक में आती है। फोबिक डिसऑर्डर, जो कि फोबिक डिसऑर्डर में अगर हम बात करें, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक फोबिया के अंदर। देखिए, फोबिया का मतलब क्या होता है? एक इरेशनल फियर होता है, ओके, जो ट्रू नहीं है, मतलब सत्य नहीं है, बस इरेशनल फियर है किसी भी चीज़ का। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई जगह है,
वहाँ जाने से डर लगता है, पब्लिक प्लेस पर एनिमल से या बात करने में, स्पीक, चार लोगों के सामने बोलने में डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी नहीं मतलब बोल सकते हैं काइंड ऑफ फियर रहता है, इरेशनल फियर है, ऐसा मतलब होता है कि वो सत्य नहीं है, और जैसे ही उसको हम फोबिया बोलते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फोबिया दिए हैं, जैसे कि एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना। एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन। एंड यूरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कैट्स। एरिथ्रोफोबिया मीन्स लाल कलर से, रेड कलर से डर लगना। पैनफोबिया मतलब तो बहुत सारी चीज़ों से फियर होता है। एक होता है आपका एगोराफोबिया, इसका मतलब होता है कि जनरली फियर होता है काइंड ऑफ जगह से या कोई सिचुएशन से अपने आप को भगाने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है सिवियरिटी केसेस में क्या होता है, लोग अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेते हैं, मतलब घर के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। वो बहुत सिवियरिटी लेवल में होता है, तो वो आप कहलाता है आपका एगोराफोबिया। सोशल फोबिया ज़्यादा होता है। सोशल फोबिया में आपका जनरली क्या होता है कि हम सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, जैसे कि आप, ऐसा लगता है लोगों को जिनको ज़्यादा सोशल फोबिया होता है, उनको लगता है कि शायद हम वहाँ लोगों के साथ खड़े होंगे, मे बी पीपल ह्यूमिलेट, लोग ह्यूमिलेट करेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या वहाँ एम्बेरस फील हो सकता है, ऐसा कुछ लगने लगता है, तो लोग अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो बिकॉज ऑफ सोशल फोबिया। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब होता है कि ज़्यादातर सभी जो इंटरेक्शन होते हैं उसका फियर होता है, लोग अवॉइड करते हैं बातचीत करना या ज़्यादा इंटरेक्ट करना, वो जनरलाइज्ड टाइप है। नॉन जनरलाइज्ड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक, जैसे कि मान लीजिए किसी, अब क्लास के अंदर बोला जा रहा है कि आपको बोलना है, तो एक फियर होता है वो, दैट इज काइंड ऑफ फोबिया। पब्लिक स्पीकिंग करने में डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी नहीं मतलब फियर जो रहेगा वो आपका नॉन जनरलाइज्ड कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि पब्लिक सिचुएशन में स्पेशली स्टेज पे आपको परफॉर्म करना है, दैट काइंड ऑफ पसीना आना, वो आपका एक सोशल फोबिया है। ओके, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, मैं पूछता हूँ। हम्म, बताइए। कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जिनका कोई बेसिस नहीं होता है, फिजिकल बेसिस नहीं होता है, बोल सकते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके, आप जनरली हम रनिंग करते हैं, रनिंग करते समय क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं आपको पेन होता है पेट में, इधर साइड में, वो आप रनिंग करना बंद करते हैं, ठीक हो जाता है, तो ऐसा जिसका कोई फिजिकल बेसिस होता नहीं है, थोड़ी देर के लिए रहता है। इसमें बच्चों में, जैसे बच्चे हेल्दी है सब कुछ है, फिर भी उनको कभी कभी लगेगा, पेन होगा, या स्टमक पेन होता है, हेडेक होता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ओके, तो उसका कोई एडुकेट फिजिकल बेसिस नहीं होता है, वो आपका आता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि पहला इसमें है सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि फिजिकल जो है काइंड ऑफ, जिसमें फिजिकल कोई डिसऑर्डर होता नहीं है, जैसे कि हाथ में कभी कभार दर्द होना, खुजली होना, या कंधे पर या कमर में, इस प्रकार का, वो आपका सोमेटाइजेशन के अंदर आ जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब होता है सिंपल कि आपका जो पेट का ये हिस्सा होता है, अपर एब्डोमिनल, जस्ट बिलो कार्टिलेज, इस हिस्से में पेन होना, दर्द होना, वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट है ग्रीफ एंड बेरियरमेंट। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, बेरियरमेंट का मतलब क्या है, बताइए डिफरेंस क्या है, और mourning सर का। जिसको जाना प्रॉब्लम हो, जैसे लेफ्ट ईयर डेड हो जाता है, या कोई मतलब जाना जिससे प्यार करते हैं वो मतलब अलग हो जाता है, इस टाइप का जो एक्टिविटी होती है, तब बंदा भी ब्रीव एंड पे वो होता है। एक्टिविटी नहीं, सिंपल उसको हम बेरियरमेंट बोलते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है विच इज वेरी क्लोज, दैट इज द बेरियरमेंट। ग्रीफ का मतलब होता है कि हम शोक जताते हैं, दुख जताते हैं, या जैसे रोना या फील करना, जो भी उससे रिलेटेड जो भी हमारा बिहेवियर होता है, तो जिसकी जिनकी डेथ कराती है, तो वो आपकी ग्रीफ कहलाती है। ठीक, शोक जताना। और मोurनिंग का मतलब होता है कि हम वो सोशल एक्सप्रेशन के माध्यम से ग्रीफ को दर्शाते हैं, जैसे कि आप जाएंगे फ्यूनरल में, जाएंगे विजिट करेंगे, तो वहाँ पर जिनकी डेथ हुई है तो वो आपकी कहलाती है mourning। ये तीन टर्म है, आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। रागनी फिजिकल सिम्टम्स, देखिए फिजिकल सिम्टम्स का बेसिस नहीं होता, मतलब फिजिकल सिम्टम्स होंगे तभी तो पता चलेगा ना कि दर्द हो रहा है, लेकिन उसका बेसिस होता नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको बार वो हमेशा वहाँ रहेगा नहीं, है ना। रागनी ठीक है। पेन जो नॉर्मल, हाँ वो ही आपका इसमें आता है सोमेटाइजेशन। कि अगर जैसे कि मान लीजिए हाथ में कभी कोई खुजली होती है, पेन होता है साइड में, तो वो हमेशा थोड़ी रहता है, थोड़ी देर के लिए होता है, चला जाता है। अब रनिंग वगैरह करते हैं तो अब साइड में पेट में दर्द होने लगता है हल्का सा, वो भी कुछ समय के लिए होता है, उसका कोई, उसके लिए आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं होती है ना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ है जो कि बच्चों में होते हैं डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड ओडीडी, दैट इज ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहला है इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी। ये जनरली जो बच्चे जो होते हैं, ये बेसिकली ये न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। जिन बच्चों के अंदर एएसडी होता है, बेसिकली जन्म से लेकर 3 साल तक वो दिख जाता है। उनको कम्युनिकेशन, बातचीत करने में डिफिकल्टी होती है, सोशल इंटरेक्शन करने में डिफिकल्टी होती है, आई कांटेक्ट नहीं मिलाते हैं, या अच्छे से बात नहीं करेंगे, स्माइल नहीं करेंगे, या अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले। ओके, उनको कोई ना कोई चाहिए सपोर्ट के लिए, मदर या फादर, कोई ना कोई, तो उनको जनरली उसमें एएसडी होता है, बिकॉज काइंड ऑफ उनको न्यूरोटिक साइकोट्रॉपिक जो है सिम्टम्स होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में, भाषा बोलने में, इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है, सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी होती है, वो आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहलाता है। दैट इज न्यूरो साइकोट्रिक डिसऑर्डर। दूसरा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इसको डिसलेक्सिया। मैथ मैथ्स को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, उसको हम डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ओके, जो मूवी थी तारे जमीन पर, तो उसमें जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया था, स्पेशली वो मैथ के जो प्रॉब्लम्स देखता था, वो नंबर्स को ऊपर नीचे देखते थे, 6 को 9 देखता था, 3 को ऐसे करके, तो वो डिस्कैलकुलिया। और राइटिंग डिसेबिलिटी उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तो किसी में भी हो सकता है जनरली, बाकी में मतलब अडल्ट में भी होता है। अटेंशन डेफिशिट मतलब इनअटेंटिव होना, मतलब इसका मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाते एक जगह पर। जैसे कि हम जनरली रील देखते हैं तो स्क्रॉल करते जाते हैं हर 2 सेकंड में, 5 सेकंड में। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अटेंशन जो है, अटेंशन कम हो गया उस चीज़ को लेकर के बोल सकते हैं। हम रोक नहीं पाते अपने आप को, ठीक है। डिफिकल्टी टू सस्टेन अटेंशन, केयरलेस मिस्टेक, छोटी छोटी गलती करना, और लोगों की सुनना नहीं, मतलब छोटे छोटे टास्क जो है कंप्लीट नहीं कर पाना, उसमें फेल हो जाना, या चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करना, वो सभी में डिफिकल्टी आती है। ठीक है, कोई भी टास्क दिया उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमको ज़्यादा समय, लंबे समय तक हम बैठ नहीं सकते, अटेंटिव नहीं रह सकते, सस्टेन नहीं कर सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते। ओके, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनअटेंटिव, इन अटेंशन। ठीक है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम करना, बातचीत करना बहुत ज़्यादा, हमेशा ऑन द गो रहना। ओके, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा एनर्जी बोल सकते हैं, वो हाइपर एक्टिविटी कहलाती है। ओके, इनएबिलिटी टू स्टे सीटेड, एक जगह रुकना नहीं। ओके, उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब क्या होता है? इम्पल्सिव मतलब बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। जैसे कि मान ली क्लास में किसी ने, टीचर ने कुछ पूछा, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, चाहे उनको आंसर ना पता, वो खड़े हो जाते हैं, वो अपने वेट नहीं करते अपने टर्न का, बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करेंगे, बाकी लोगों को खुद परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे, इंपल्सिव नेचर होता है। ठीक है, ये तीनों मिलकर के बना आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी। क्लियर है? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ये जनरली बच्चों में होता है, तो ऐसे बच्चे जिनको ओडीडी होता है, तो वो जनरली क्या करते हैं कि हर छोटी, कुछ भी उनको बोला जाए तो उसको भी इग्नोर करते हैं, या डिसओबे करेंगे, मानेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए फैमिली में पेरेंट्स ने कुछ बोला, मदर ने या फादर ने या भाई ने कुछ भी, तो बात नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं, रिफ्यूज करेंगे हर चीज़ को, कंप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, या किसी ने कुछ बोला तो कुछ भी बोल देते हैं, झूठ बोलना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं सिम्टम्स होते हैं ओडीडी के। दैट इज अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर। अग्रेसिव बिहेवियर होता है, नेचर सो डिसोबीडियंट नेचर होता है, हर चीज़ में, छोटी मोटी चीज़ में ट्रबल क्रिएट करेंगे, दैट इज ओडीडी। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दैट इज पीटीएसडी। पीटीएसडी क्या होता है, कोई बताइए? सर किसी एक तरह पुरानी, का इस टाइप का होता है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है या कोई एपिडेमिक बीमारी आ जाती है, जाना घातक जो विश्व लेवल पे आ जाती है, तो इस टाइप की बीमारी में पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है लोगों के अंदर। ठीक है, और कोई बताएगा? हम्म, सर ऐसी कोई पुरानी घटना जिसका अभी भी असर है, और उससे जो किसी, जैसे कि वो उन्नीस जैसे सौ चौरासी भोपाल का। त्रासदी है, एक एक करके भोपाल बोलो, में भी देखो एक एक वो करके। हुआ था ना। अभी अभिवरण, अभी आपने आपने बोल दिया कि भोपाल दूसरे में सर को। जो गैस लीकेज हुई थी उसको लेके। अच्छा ठीक है, अभी मैं बोल देता हूँ। देखिए, पीटीएसडी का सिंपल मतलब है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई भी ऐसी घटना, ऐसा कोई ट्रॉमा, पहले कुछ घटना हो चुकी है, उसको लेकर के जो है
धीरे धीरे करके स्ट्रेस बढ़ता है और फिर कुछ लंबे समय तक एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो कोई भी घटना हो सकती है, जैसे कि बम ब्लास्ट हुआ, कहीं पर फ्लड आ गया, ओके, किसी की डेथ हो गई, तो फिर जो बहुत सारी चीज़ें जो अपने दिमाग में रहती है, ऐसे इवेंट जो आपके हमेशा दिमाग में रहेंगे, या आपकी वजह से कुछ हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो लोग जा रहे हैं और गलती आपकी है, कोई गिर गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि आप हमारी गलती थी, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपके स्ट्रेस बढ़ाता जाएगा, और एक काइंड ऑफ लंबे समय में एक ट्रॉमा काइंड वो डेवलप हो जाता है, तो उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं, उसको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब होगा कि घटना घटने के बाद पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारी मेंटल कंडीशन को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। तो कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी ऐसी घटना जो कि कहीं ना कहीं हमारे मेंटल कंडीशन को अफेक्ट करती है लंबे समय तक, तो उससे हमको फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है, मतलब हम जो काम करना चाहते हैं, जो वर्क करना चाहते हैं, सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बार बार वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है, स्टोरेज रहती है उसकी। ठीक है, उसको हम पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर ये सर 2 टाइप का होता है। ठीक है, ओके। देखिए डिसऑर्डर, जो बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि या तो बहुत ज्यादा मूड सर स्विंग इसमें रहता जो है। है ये जो है मूड डिसऑर्डर डिप्रेशन से रिलेटेड है। जब डिप्रेशन भी होता है और जो है डिसऑर्डर भी होता है, तो दोनों चीजें जब साथ होती हैं तब इसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली बात यहाँ पर हो रही है मूड स्विंग की। मूड स्विंग मतलब होता है दो, दो ही केस बन सकते हैं। ये मान लीजिए दो पोल हो गए। एक हो सकता है आपका डिप्रेसिव लो, एक हो सकते हैं मैनिक हाई। ओके, मैनिक हाई का मतलब होता है कि उस टाइम पे पर्सन अगर इस स्टेज के अंदर है, तो फिर बहुत ज़्यादा वो बात करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली उसमें एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा मतलब उसके थॉट्स दिमाग में बहुत सारे चलेंगे। ठीक है, नींद नहीं आएगी उसको, डिल्यूजन होगा, ये सभी चीज़ें, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा वो मैनिक हाई में। और या फिर वो डिप्रेसिव लो रहेगा। डिप्रेसिव लो का मतलब होता है कि भूखना लगना, बहुत फटीग फील करना, वीकनेस, लेजीनेस, ओके, वो मेमोरी लॉस हो जाना, कुछ दिमाग में ब्लैंक रहना, खाली दिमाग, समझ में नहीं आना क्या करना है, सैडनेस, वो सभी स्थिति कहलाती है डिप्रेसिव लो की। तो दोनों ये बेसिकली मूड स्विंग होता है, तो विच इज रेंज फ्रॉम द डिप्रेसिव लो टू द मैनिक हाई, या तो इस स्टेज में होगा या फिर इस स्टेज में होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के बारे में बताइए कोई। देखो सिजोफ्रेनिया की कुछ बोल सकते हैं फीचर होते हैं, या हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, और इंटरफेरेंस, जो कि हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में आता है। ठीक है, स्नाइडर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, हियरिंग थॉट्स अलाउड, इसका मतलब क्या होता है? और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन एंड हेलुसिनेशन इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्री, ये दो तीन टर्म है यहाँ पर, सोमेटिक हेलुसिनेशन, चारों टर्म को समझ लीजिए इसमें। हियरिंग थॉट्स अलाउड का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि कोई और कोई पर्सन जो है आपके विचारों को सुन रहा है, आप जो कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो शायद दूसरे को सुनाई दे रहे हैं। सो दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग इज द कंडीशन दैट कॉज अ पर्सन टू बिलीव दैट देयर थॉट्स कैन बी हर्ड और नोन बाई पीपल अराउंड। जिस पर्सन को जो है हेलुसिनेशन होगा, वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं और कोई उसकी बातें सुन रहा है, आप कोई मन में सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि और तीसरा इंसान कोई सुन रहा है। ठीक है, आसपास जो लोग हैं। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, बताइए? एनीबडी? बीच बीच में बोलते रहिए ना, ताकि नींद नहीं आएगा। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। उसको लगता है कि बार बार मतलब हमारे दो लोगों के अलावा भी रूम में कोई और भी है, हम्म। मौजूद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल। कि जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है, वो बैठा हुआ है, टीवी दिख रहा है, उसको लगेगा कि कोई बैठ साइड में गेट के पीछे कल खड़ा है, या बेड के नीचे कोई है, ऐसा प्रकार के उसको मतलब उसको ऐसा लगेगा, महसूस होगा। दो लोग होंगे, उसको थर्ड पर्सन का वो लगेगा, या फिर उसको सुनाई देगा। ठीक है, मूड डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन इन दी फॉर्म ऑफ कमेंट्री, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सर आपको एक दिन मैंने ना हाँ सर देखिए। एक दिन मैंने हॉरर मूवी देख ली थी, तो उस रात को जब मैं उठा तो मुझे जगह जगह लग रहा था जैसे कोई खड़ा है।
तो उसका क्या मतलब, ऐसा क्यों हो रहा था? वो भी आपका ये कंडीशन है, हेलुसिनेशन का ही है, क्योंकि आप सोच रहे थे कि जितना ज्यादा सोचेंगे तभी वो हेलुसिनेशन होता है ना। ओके क्योंकि सर। आप उस चीज को फिर लेके लाइट जला के मैंने चेक किया सर। तो इसी वजह से अपने अनुभव किया, बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं। कभी कभी जैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं कुछ बैठे होंगे ना, अब आपको लगेगा कोई बुला रहा है हाँ। आपको, फिर आप देखेंगे कोई नहीं है। तो वो बहुत ही मतलब कॉमन अच्छा। चीज है। तो वो छोटा सा एक बोल सकते हैं कि आपका एक पार्ट होता है हेलुसिनेशन का। इन दी फॉर्म ऑफ कमेंट्री, ऐसा लगेगा कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बातें कर रहा है कुछ आपके आसपास, है ना। जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं, जिनको ज्यादा होता है, ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो एग्जाम में बैठे हैं, उनको लगेगा क्लास के बाहर से कोई आपको बुला रहा है, आपका कोई नाम पुकार रहा है। वो भी एक हेलुसिनेशन होता है। सोमैटिक हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप लेटे हुए हैं, आपको लगेगा कि आपके ना कपड़े में या बेड में ना कुछ रेंग रहा है, कुछ स्क्रॉल कर रहा है, कुछ घूम रहा है, कुछ भी हो सकता है, स्नेक या समथिंग। ऐसा काइंड ऑफ डर, फियर होता है इसके बॉडी के अंदर या कपड़ों में। दैट इज काइंड, उसको बोलते हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन। वो अगर वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो बहुत ज़्यादा फिर फील होता है, तो पर्सन जो है उसको फिर इलाज करवाना पड़ता है, सीरियस स्थिति आ जाती है। सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर जहाँ पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ सीजोफ्रेनिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हेलोसिनेशन है, डिल्यूजन है, मूड डिसऑर्डर है, सिम्टम्स ये सभी के सभी, डिप्रेशन है, मैनिया, ये सभी के सभी दिखाई देंगे। इसका मतलब है सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसको मल्टीपल सीजोफ्रेनिक डिसऑर्डर होते हैं। कॉम्बिनेशन सीजोफ्रेनिक के सिम्टम दिखाई देते हैं, उसमें डिल्यूजन डिल्यूजन भी होगा, हेलोसिनेशन भी होगा, उसको मूड डिसऑर्डर भी होगा। वो सभी डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, एनीबडी? सर डिल्यूजन एक भ्रम होता है, एक ऐसा विश्वास जो चीज होती नहीं है। हाँ बिल्कुल, दिस इज काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक फॉल्स बिलीफ। ओके, पर्सन का एक फॉल्स बिलीफ होता है जो कि सत्य नहीं होता है। बाहरी बोल सकते, रियलिटी कुछ होती नहीं है, वो उसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एक कोमॉर्बिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म। ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? मैनी इंडिविजुअल्स हु सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया अलोंग मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। बाकी के भी और साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसको है, तो उसको हम बोलेंगे कोमॉर्बिडिटी। मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सन अगर फेस कर रहा है, सफर कर रहा है, तो आपका कोमॉर्बिडिटी के अंदर आएगा। ठीक है। और सीजोफ्रेनिक डिसऑर्डर में केवल जो सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं ना, उसको हेलुसिनेशन भी हो सकता है, डिल्यूजन भी हो सकता है, मूड डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं उसमें उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। मतलब कभी भी क्या होता है, थॉट प्रोसेस इंटरनेट मतलब होता है कि आप सोच रहे हैं, अचानक से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब ब्लैंक हो जाएंगे सडन से, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा, या बहुत ज्यादा क्योटिक स्ट्रीम चलेगी दिमाग के अंदर, इतना ज्यादा सोचेंगे पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, या थॉट प्रोसेस के अंदर डिस्टर्बेंस होना। तो ये तीनों के तीनों, डिल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है थॉट के अंदर, वो आपका आएगा किसके अंदर? सीजोफ्रेनिक सीजोफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी होता है। ओसीडी बहुत सारे लोगों में होता है, कुछ कॉमन होता है कि जनरली होता है, बाकी सीवियर कंडीशन होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अरेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए टेबल है, तो टेबल को भी वो एकदम हमेशा उसको ठीक करके रखेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, बुक्स को या बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, ओवर ऑर्गेनाइज करते हैं, जितना जरूरत नहीं उससे भी ज़्यादा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेड है, उसको फोल्ड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम पूरा परफेक्ट तरीके से, इट विल टेक सम टाइम। उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। ऑब्सेसिव, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो टर्म है, एक तो ऑब्सेसिव है, कंपल्सिव। ऑब्सेशन से बना ऑब्सेसिव, कंपल्सिव, कंपल्सिव से बनाइए कंपल्सिव। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि बिना किसी रीजन के आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चलेंगी, कोई थॉट्स, कोई विचार आएगा, कोई इमेज क्रिएट होगी, वो वेरी डिस्टर्बिंग और इनअप्रोप्रिएट, उसको कोई रीजन नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। मतलब बेचैनी होती है। अब बेचैनी किसके लिए होगी? किसी न किसी चीज को लेकर के होगी। आपको लगा कि आपके हाथ गंदे हैं, तो बेचैनी हो रही, तो आप इसको, बेचैनी को कम करने के लिए क्या करेंगे आप? फिर आप कोई काम करेंगे जिसको कंपल्सन बोल रहे हैं। कंपल्सन मतलब होता है कि आप रिपीटेड वर्क करें, बार बार हाथ धोएंगे या बार बार कोई बिहेवियर को दोहराएंगे, ताकि वो एंजाइटी जो बेचैनी हो रही कम हो जाए। ठीक है, उसको हम कंपल्सन बोलते हैं। तो इससे बना आपका सर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ। ऑब्सेसिव को अनकंट्रोल थिंकिंग बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ऑब्सेशन मतलब ये होता है कि अनकंट्रोल्ड या फिर डिस्टर्बिंग थॉट्स या विचार आ रहे हैं, या फिर बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको हम ऑब्सेशन बोल सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी रीजन। वो आपका आएगा। थॉट्स भी हो सकते हैं, या कोई विचार, कोई इमेज क्रिएट हो रही है दिमाग के अंदर, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, दैट कैन बी डिस्टर्बिंग आल्सो समटाइम्स, इनअप्रोप्रिएट है।
ठीक है, प्रोसेसिव वर्क और क्लीनिंग, हाँ बिल्कुल, काम को लेकर के, क्लीनिंग को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर। सी ओसीडी जनरली 90% पॉपुलेशन में होती है, मतलब सब कोई चाहता है, लेकिन वो चाहता नहीं है, मतलब इन जनरली स्वभाव में होता है कि हम चीज़ों को ठीक करते हैं, अच्छे से रखते हैं। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं तो वो ओसीडी कैटेगरी में आ जाता है। जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो लोगों को जो है बड़ा डिफिकल्ट होता है उनको मनाना समझाना कि आप बार बार चीज़ को नहीं दोहराइए, आप उसको बार बार रिपीट मत करिए, तो फिर वो आपको कंसल्ट करना होता है डॉक्टर से। सर अभी अभी हाँ, जो रिसेंट में मैं गया था गाँव, तो हम्म, मैं एक जगह गया था, तो उनका एक छोटा सा बच्चा है, तो मैं उनको कुछ पैसे देने लगा बच्चे को, तो बहुत कहने पर भी उसने नहीं लिया, और हम्म, उसके पेरेंट्स ने भी कहा तब भी जो है उसने नहीं लिया। हम्म, फिर जो है उनके पेरेंट्स ने उसको कुछ दिया कि जाओ इसको रख के आओ घर में, तो वो हम्म। उनकी बात भी नहीं सुन रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मतलब मेंटल या किसी बीमारी का शिकार है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो हो भी सकता है, तो वो अब अगर एक केस को लेकर के नहीं बोल सकते, वो पेरेंट्स को उनको पता होगा कि वो ऐसी प्रकार से व्यवहार हमेशा करता है कि वो उस टाइम पे कर रहा है। कभी कभी जैसे कोई बाहर से आता है ना, तो बच्चे सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या उनको डर लगता है, काइंड ऑफ फियर होता है, बाकी लोगों से बात नहीं करते हैं। एक तो बट वो सर उनके उनके पेरेंट्स भी उसको बोल रहे थे इस काम की, जैसे कि मैं पैसे दे रहा था तो उसने नहीं लिया, फिर उनके पेरेंट्स ने उसको बोला कि बेटा ये चीज रख के आओ, तो उनकी बात को भी वैसे इग्नोर कर रहा था जैसे मेरी बात को इग्नोर कर रहा था। हाँ, तो कुछ केसेस होते हैं, लेकिन गांव में लोग इतना ध्यान नहीं देते ना ये सब चीज़ों पे। मेंटली इल पर्सन जो होता है उसको नॉर्मल समझते हैं, उनको लगता है कि ठीक हो जाएगा ऐसे ही। तो फिर मैंने ओडीडी पढ़ा तो मुझे लगा कि ये ओडीडी का सिम्टम्स लगा हाँ, मुझे। ऑलरेडी मतलब वो कहीं ना कहीं बातों को इग्नोर कर रहा है, मान नहीं रहा है, या डिसोबीडियंट है उसको लेकर के। See, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना कभी कभी आप सभी को ऐसा लगेगा कि बहुत सारी ये जो डिसऑर्डर हमें भी है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको, तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझ में भी है, तो मेरा एग्जैक्टली सर, भी। मेरे साथ भी ये हुआ। मुझे भी, हाँ, जब मैं पढ़ ये रही थी सर तो मुझे भी लगा कि नॉर्मल मुझे है सर, ये ये तो बहुत चीज सारे। सभी को होगा ये। है तो चूंकि ये जब मैंने बताया कि कॉमन चीज, कॉमन डिसऑर्डर होता है, सीवियर होता है, तो कॉमन जनरली पाया जाता है सभी में, 80-90% पॉपुलेशन में चीजें पीटी होती हैं। पीटीएसडी तो लगता है सब में होगा थोड़ा बहुत। हाँ, वो तो बिकॉज वी आर लाइक इतना साल जी चुके हैं, 25-30 साल, तो वो कुछ ना कुछ अनुभव हमारा होता है, कुछ बुरा अनुभव, एक्सपीरियंस जो होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा रहता है किसी, तो डिपेंड। यहाँ ओके, पीटीएसडी का फुल फॉर्म लिखा है वहाँ पर, यहाँ पर एडीएचडी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ पॉलिसी है, लेजिस्लेशन जो कि मेंटल हेल्थ को लेकर के इंडिया में बनाए गए कानून, कानून को बस आपको याद करना है। नेक्स्ट है एजिंग, थ्योरी ऑफ एजिंग। थ्योरी ऑफ एजिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि एजिंग जो है, एजिंग के बारे में बताया गया कि ऐसा फिनोमेना दैट इज यूनिवर्सल। एजिंग हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में एजिंग कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। एजिंग इज ए यूनिवर्सल फिनोमेना दैट इन्वॉल्व प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन दी ओवरऑल हेल्थ। किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल हेल्थ में लगातार डिक्लाइन आना, उसको हम एजिंग बोलते हैं, बुढ़ापा आना है, उम्र बढ़ना। ठीक है, इसके 3 डायमेंशन होती हैं अगर हम बात करें एजिंग की: बायोलॉजिकल डायमेंशन, और साइकोलॉजिकल डायमेंशन, सोशल कल्चरल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन यहाँ पर है। फिजिकल का मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत सारी बीमारी होने लगती है, क्रोनिक इलनेस होती है, ऑर्गन्स फंक्शन करना कम, मतलब धीरे धीरे करके फंक्शन नहीं करते हैं, या डिजीज बहुत सारी होने लगती है कि पहले से बहुत सारी डिजीज होती है लेकिन बुढ़ापे में ज़्यादा प्रिवलेंट हो जाती है। ऑर्गन्स जो टिश्यू होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, इसके अलावा मसल्स हमारे लूज होने लगते हैं, वेट कम होने लगता है, हार्मोन्स की कमी आ जाती है, जो ग्रोथ होती है हार्मोन्स की वो स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब ये फिजिकल सिम्टम्स है, डायमेंशन से जुड़ी आपकी एजिंग के। फिजियोलॉजिकल और हेल्थ डायमेंशन में आपका आता है डिप्रेशन है, ग्रीफ है, डेमनेजिया है, अल्जाइमर होता है, स्पेशली बूढ़े लोगों में उनकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ओके, ये सही डेमनेजिया मतलब होता है कि उनकी थिंकिंग एबिलिटीज कम होने लगती है। दे आर द डायमेंशन। सोशियो कल्चरल डायमेंशन में क्या क्या, ये बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनके, वो चूंकि 65 प्लस हो जाते हैं तो जॉब नहीं रहती है, जॉब कर रहे हो तो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आती है, एंजाइटी डिप्रेशन होता है, लैक ऑफ उनके पास रिसोर्स